इस वीडियो में हम लोग 2020 के जेई मेंस के बोथ शिफ्ट के अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड को कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस आयन। तो कह रहा है OH माइनस का अटैक कराना है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट, वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहला है ये कंपाउंड, ओके। इसमें जब आप OH माइनस का अटैक कराओगे तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और ये भाग जाएगा। तो रिएक्शन इज़ SN2। तो SN2 में इन्वर्जन होता है, यानी ये कायरल कार्बन है। अगर इसके रिस्पेक्ट में पहले कन्फिग्रेशन R था तो OH के अटैक के बाद C6H5 SN2 होने के कारण ये S होगा और इसमें इन्वर्जन हो गया। तो इसने कहा था रिटेंशन वाला, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसमें तो इन्वर्जन हो गया। किसी भी SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होगा। दूसरा हम आते हैं, अब इस केस में जब हम OH माइनस का अटैक कराएंगे तो इसमें तो कायरल ही नहीं है। आप चेक कर लो, दिस कार्बन इज़ नॉट कायरल। अगर ये कार्बन कायरल नहीं है तो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ इन्वर्जन और रिटेंशन का कोई मीनिंग नहीं है। सिंपल अटैक होगा, ये भाग जाएगा और ये फॉर्म हो जाएगा CH3 CHOH एंड CH3। स्टोरी ओवर। तो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ इन्वर्जन एंड रिटेंशन इन दिस केस, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसमें हम आते हैं, इसमें ये कार्बन कायरल है। अब कायरल है तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ मान लेते हैं, से इट इज़ R मान सकते हो या S मान सकते हो। फिर OH माइनस का अटैक होगा, लेकिन इस बार OH माइनस का अटैक इस पे होगा, इसने कायरल वाले को तो डिस्टर्ब ही नहीं किया। कायरल वाले कार्बन पर अटैक ही नहीं होगा क्योंकि Br नॉन कायरल वाले से जुड़ा हुआ है, तो जिस पे Br लगा हुआ है उसी पर अटैक करेगा। Br इज़ अ लिविंग ग्रुप, यानी इस केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें जो कायरल सेंटर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। CH2OH इससे लगा तो कायरल सेंटर पे कोई इफेक्ट नहीं आया, इसलिए कायरल वाला पहले R था तो बाद में भी R रह गया। तो इसमें रिटेंशन हो गया, R का R रह गया, रिटेन कर लिया इसने कन्फिग्रेशन को। तो यहाँ पे आते आते C ऑप्शन, A ये था, B ये था, C ऑप्शन करेक्ट हो गया। D वाले में अगेन इसमें वही होगा, ये रहा, ये कायरल है और कायरल सेंटर पे ही OH का अटैक होगा। जब कायरल सेंटर पे अटैक होगा तो अगर ये R है तो इसका प्रोडक्ट S बन जाएगा, यानी इसमें भी इन्वर्जन हो जाएगा। तो दैट्स वाई C ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर दिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ये रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका ये रेट एक्सप्रेशन है और इसका ये रेट एक्सप्रेशन है, दोनों का रेट एक्सप्रेशन दे दिया है इसने। एक में एलिमिनेशन कराया है, एक में सब्स्टिट्यूशन कराया है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कह रहा है चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2। अगर रिएक्शन 2 में आप बेस के कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो ऑब्वियसली रेट चेंज होगा, क्योंकि भाई रेट में बेस के कंसंट्रेशन तो आ रहा है, तो इसको चेंज करने पे रेट भी चेंज होगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट कह रहा है चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2, ये तो गलत हो गया। इट विल हैव अ इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2। फिर कह रहा है बी ऑप्शन में चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 1। तो रिएक्शन 1 का रेट एक्सप्रेशन देखते हैं। यस, इसमें कहीं बेस का कंसंट्रेशन नहीं इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ओके। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये देख के ही पता चल गया हमें। नेक्स्ट आते हैं, बाकी आप वेरीफाई कर लो सभी को, बाकी कोई नहीं आएगा, सभी उसी रेट एक्सप्रेशन से ही आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट है द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम E2 एलिमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो पेंटेन इज। पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो 2 पे लगा हुआ है फ्लोरो, यानी ये रहा CHF लग गया, ठीक है ना। इस H को मैं डाउनवर्ड लिख के बनाता हूँ, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। और फिर इसके बाद वाले पे ब्रोमो लगा हुआ है, ये ब्रोमो लगा दिया। 2 और 3 पे ब्रोमो है, इस पे भी H, और टोटल पेंटेन 5 कार्बन 3 हो चुके हैं, 2 और CH2 CH3। तो कह रहे हैं कि इसका अगर हम एलिमिनेशन कराएं तो क्या रिएक्शन आएगा। तो पहले तो ये ढूंढना है कि बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप इज़ Br, फ्लोरीन, और उसमें Br इज़ द गुड लिविंग ग्रुप, यानी Br का हटना तो तय हो गया भाई, ठीक है। अब कहानी है कि ये बीटा एलिमिनेशन होना है, Br के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये रहा अल्फ़ा और ये रहा बीटा, तो 2 बीटा है। ये इसको मैं दूसरे कलर रेड से लिखता हूँ, ये है बीटा 1 और ये है बीटा 2।
2 बीटा हैं, इसके भी एच को डाउनवर्ड लिखते हैं। तो कहानी है कि कौन सा एच पार्टिसिपेट करेगा, ये ग्रीन वाला या ये रेड वाला। तो आपको उस एच, बेसिकली 2 तरीके हैं, ऐसे भी निकल सकता है HBr और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, या ऐसे भी निकल सकता है HBr और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाए, इस पोजीशन पे। तो आपको डबल बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म करना है जिससे कि स्टेबल प्रोडक्ट हो सके। तो अगर आप रेड वाले तरीके से करोगे, इस वाले तरीके से करोगे, तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट आएगा। CF है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा CH और ये हो जाएगा CH2 CH3। उसको मैंने इग्नोर किया। अब मैंने इसको क्यों प्रायोरिटी दी, क्योंकि यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आएगा तो फ्लोरीन के लोन पेयर के साथ ये रेजोनेंस में रहेगा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यही आउटकम है कि पहले बेस्ट लिविंग ग्रुप को सेलेक्ट किया, उसके बाद सेलेक्ट किया कि इस बेस्ट लिविंग ग्रुप के साथ हाइड्रोजन कौन सा इन्वॉल्व होगा, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है तो दोनों साइड बीटा है। तो हम उस बीटा से हाइड्रोजन को हटाएंगे जिसके कारण डबल बॉन्ड जो आए वो स्टेबलाइज हो जाए। तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए दिस इज़ द आंसर। तो सी ऑप्शन मैच कर गया, दिस इज़ सी। ये बी है, ये ए है। तो इसमें इसी केस में दिख रहा है कि फ्लोरीन के साथ ये रेजोनेंस में आ रहा है। बाकी इसमें तो इसने फ्लोरीन को ही हटा दिया, Br को नहीं हटाया। ये सब तो ऐसे ही रूल्ड आउट हो जाएंगे देख के ही। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड दिया है उसका फ्लोरीन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस ही नहीं है, तो दैट्स वाई सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, द मैकेनिज्म ऑफ SN1 इज़ गिवन एज, इसने SN1 का मैकेनिज्म ही दे दिया है। अब पूछा है अ स्टूडेंट राइट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन द गिवन मैकेनिज्म एज द रिएक्शन इज़ फेवर्ड बाई वीक न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल सही है, ये तो SN2 की SN1 की कैरेक्टरिस्टिक होती है। SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और SN1 के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 मैकेनिज्म है तो कैरेक्टराइज्ड बाई वीक न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल सही है। और इसका रीज़न भी है क्यों वीक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जो यहाँ पे आप देखो जो R है इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव है, तो इस कंप्लीट पॉजिटिव पे इवन कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल भी इस कंप्लीट पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन जब आप SN2 लेते हो तो उसमें कंप्लीट पॉजिटिव नहीं होता है, उसमें डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, इस कम से पॉजिटिव, बहुत कम पॉजिटिव के ऊपर अटैक करना होता है। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, या दूसरे लैंग्वेज में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये होता है SN2 का। और SN1 में तो फुल फ्लेजेड पॉजिटिव है, कोई डेल्टा पॉजिटिव नहीं, कंप्लीट पॉजिटिव है, इसलिए वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। नाउ नेक्स्ट है R+ वुड बी ईजिली फॉर्म्ड इफ़ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर बल्की। बिल्कुल सही है। देखो भाई 3 डिग्री बहुत बल्की होता है, आपको पता है, और 3 डिग्री में SN1 बहुत फास्ट होता है। इसमें SN2 तो होता ही नहीं, बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये भाग जाए और इसके बाद जो 3 CH3 होंगे वो इसको इंडक्टिव से स्टेबलाइज करेंगे। तो इसीलिए जितने बल्की ग्रुप आप इसको छोटा कर दो, H कर दोगे तो फिर ये प्रोसीड ही नहीं करेगा। छोटे छोटे ग्रुप लगा दिए तो ये अब प्रोसीड ही नहीं करेगा SN1 से। तो इसीलिए बल्की ग्रुप का होना ज़रूरी, और बल्की करोगे तो और इजीली होगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द रिएक्शन इज़ कंपनीड बाय रेसिमाइजेशन। येस, बिल्कुल सही, क्योंकि रेसिमाइजेशन होता ही है, SN1 की कैरेक्टरिस्टिक है। R+ जो होगा इसके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है दोनों साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट अटैक भी हो सकता है और इस पर बैक अटैक भी हो सकता है। दैट्स वाई इसमें रेसिमाइजेशन होता है SN1 में। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आते हैं, देखते हैं, ABC आ जाएगा D। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है, द रिएक्शन इज़ फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ये चार्ज फॉर्मेशन को सपोर्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, चार्ज अगर यहाँ पे है तो चार्ज फॉर्मेशन विल बी सपोर्टेड बाय पोलर सॉल्वेंट, तो इसीलिए पोलर होना चाहिए इसको, नॉन पोलर से काम नहीं चलेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? तो A, B एंड C बिल्कुल सही है, D ही मार्क हो गया, ये वाला तो गलत था ही। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पे। 5th है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 इज़। तो SN2 की स्टोरी पहले देखते हैं कि SN2 में होना क्या चाहिए। यहाँ पे डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होना चाहिए, हाई डेल्टा प्लस। और दूसरा लो स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे पहुँचे तो उसे भीड़ भाड़ कम मिले, आसानी से अटैक कर सके, तो लो स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अब हम देखते हैं कि किस केस में होगा। तो देखो सबसे पहले ये जो NO2 है, अगर ये पैरा पे हुआ, मैं एक थर्ड वाले को पहले ड्रॉ करके कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि क्या इसके पीछे की थॉट प्रोसेस है। अगर ये NO2 ऑर्थो या पैरा पे हुआ
तो ये -R से जब अपना रेजोनेंस शो करेगा तो इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, और ये प्लस फिर आगे रेजोनेंस में जाएगा। मैं रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये रहा रेजोनेंस का एरो। अब ये फिर ये आगे रेजोनेंस में जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही प्लस यहाँ पे आया तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और काफ़ी अमाउंट में, बहुत ह्यूज, इसको डार्क डेल्टा बना रहे हैं, 2 डेल्टा नहीं, डार्क डेल्टा, बहुत ही डार्क, यानी ह्यूज डेल्टा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खींच के इसके ऊपर इंटेंसीफाई कर देगा। तो ये कब होगा, कब इस पोजीशन पे पॉजिटिव ये डेवलप कर पाएगा CH2 के बगल वाले कार्बन पे, जब इस NO2 की पोजीशन ऑर्थो पे या फिर पैरा पे हो। यही चीज़ ऑर्थो पे भी होगा। अगर आप ऑर्थो पे लगा के चेक कर लो, CH2Cl यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, बेंजीन के N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो जब आप यहाँ पे रेजोनेंस कराओगे तो यहाँ प्लस आएगा। तो अगेन ये इस CH2 के बगल वाले कार्बन पे आ रहा है, तो ये खींच के अगेन डेल्टा प्लस डेवलप करेगा। तो पहले तो ये देखना है कि किस किस केस में NO2 ऑर्थो या पैरा पे लगा हुआ है। तो हमें दिख रहा है थर्ड में और सेकंड में, इस दोनों में यहाँ पे ऑर्थो पे लगा हुआ है, यहाँ पैरा पे लगा हुआ है, बाकी में तो है ही नहीं ऑर्थो पैरा पे। तो इसका मतलब है कि थर्ड और सेकंड की रिएक्टिविटी फोर्थ से ज़्यादा होगी। अब सेकंड और थर्ड में कौन ज़्यादा, तो यहाँ पे देखो NO2 के ऑर्थो पे लगने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, इस कार्बन के चारों तरफ बल्कि ग्रुप आ गए, इस NO2 का स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। इसीलिए जब न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो उसे दिक्कत होगी स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। वाइल यहाँ पे दूर में है, पैरा पे लगना मतलब उससे काफ़ी दूर है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसका कम रहेगा। तो दैट्स वाई स्टेरिक हिंड्रेंस को क्लब करते ही थर्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा आ गई। तो अभी तक पता चल गया कि थर्ड इज़ एट द टॉप फॉलोड बाई सेकेंड। अब इन दोनों में हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ NO2 का जब -I आप लगाओगे, भाई NO2 लगा हुआ तो है ना, ठीक है, रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि इस पोजीशन पर पॉजिटिव नहीं आ रहा है। पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट करेगा, इस 2 डॉट्स पे जो साइड के मैंने लिखे हैं उस पे जाएगा। तो इस पोजीशन पे नहीं आने के कारण, ठीक है, रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इंडक्टिव तो है। इंडक्टिव से ये इलेक्ट्रॉन खींच के इसके ऊपर 1 2 3 4 4 डेल्टा प्लस तो डेवलप करेगा, वाइल इसके अपने पॉजिटिव के अलावा ट्वाइस ऑफ 4 डेल्टा प्लस, जो एक Cl माइनस के कारण जो डेल्टा प्लस है उसके अलावा इतना पॉजिटिव आ रहा है, वाइल इसमें जो Cl माइनस के कारण पॉजिटिव आ रहा है बस वही पॉजिटिव रह गया। तो इसका पॉजिटिव ज़्यादा होने के कारण इसके बाद फोर्थ आएगा और सबसे लास्ट में आएगा फर्स्ट। तो 3 2 4 1 दैट इज़ द आंसर, 3 2 4 1, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ये तो है कि हीटिंग है तो इसमें होना है E1, क्योंकि वीक बेस है, दिस इज़ वीक बेस और हीट किया है तो E1 होगा। तो E1 हम कराते हैं इसमें, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होगा कि ये लीव करेगा, E1 में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, तो ये हमने कार्बोकेटाइन फॉर्म कर दिया। अब उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट होगी, यहाँ पे H है तो 1 2 H शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट हुई, ये यहाँ पे आ गया। हाइड्राइड शिफ्ट के होते ही अब थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, ये बन गया। अब उसके बाद इसके बगल के हाइड्रोजन को रिलीज़ करना है एल्कीन बनाने के लिए, तो ये H+ भागेगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, और H+ के भागते ही यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट। H+ यहाँ से भी भाग सकता था, लेकिन दोनों में से जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वही H+ भागेगा, इसलिए ग्रीन वाला नहीं भागेगा, क्योंकि ग्रीन वाले के थ्रू लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनेगा, रेड वाले के थ्रू मोर सब्सटीट्यूटेड बना, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। तो 6th के बाद अब जो आ जाएगा हमारे पास, 6th का जो आंसर होगा वो C ऑप्शन हो जाएगा, ये रहा C, यही आंसर हमने वहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट अब आते हैं इसमें 7th पे, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स AgNO3 सोल्यूशन इज़। AgNO3 करता क्या है पहले ये जानते हैं। कहीं पे भी RX हो, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, यहाँ जैसे Cl है, Bri कुछ भी हो, तो अगर आप AgNO3 लोगे तो इसका जो Ag+ है वो X- को खींच के बाहर निकालेगा और Agx का PPT दे देगा। अब बचेगा क्या, R+, इसके साथ बगल में रहेगा NO3 नेगेटिव। तो बेसिकली हायर स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटाइन फास्टर विल बी द रिएक्शन, यही स्टोरी है। तो अब देखते हैं पहले इस केस में क्या होता है।
अगर इसमें आप Cl- को Ag+ के कांटेक्ट से हटा दोगे तो जो कार्बोकैटायन बनेगा Cl हटने के बाद ये बनेगा और ये है एरोमेटिक। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से ये एरोमेटिक हो गया हकल रूल से। सिमिलरली यहाँ पे भी जब हम करेंगे तो फिर Cl- हटने के बाद अब जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये भी एरोमेटिक है और साथ में एक और बेनिफिट है इसे, ये एरोमेटिक तो है ही, ये वाले रिंग को आप कंसिडर कर लो, इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल से ये एरोमेटिक है। लेकिन अब OMe क्या करेगा, जब इस पॉजिटिव को आप रेजोनेंस में कराओगे तो ये पॉजिटिव यहाँ आएगा और इसका एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस बन जाएगा लोन पेयर के कारण। तो यहाँ पे ये एरोमेटिक है प्लस इसमें रेजोनेंस भी है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिला। थर्ड वाले में जब आप Ag+ आप हटाओगे तो कोई एरोमेटिसिटी का चक्कर नहीं है, ये तो नॉर्मल 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो अभी तक हमें पता चल गया कि B की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा वो टॉप पे होगा फॉलोड बाई A, क्योंकि एरोमेटिक अगर किसी को स्टेबल बना रहा है तो मोस्ट स्टेबल होगा। एंड उसके बाद C आएगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर यहाँ पे आप कार्बोकैटायन Ag+ से बनाओगे Cl हटा के तो इसमें लेस स्टेबल हो जाएगा NO2 के -I के कारण। जो NO2 है इसका -I लग के इसके ऊपर Δ+ डेवलप करेगा। और वही नहीं, इसके अल्फ़ा H भी देखोगे हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन, तो इसके 6 अल्फ़ा H हैं, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन है, वाइल यहाँ पे सिर्फ 5 अल्फ़ा H हैं। तो अल्फ़ा H भी कम है और NO2 का -I भी लग रहा है, तो दोनों इसको लेस स्टेबल बना रहा है, इसीलिए D सबसे लास्ट में जाएगा। तो BACD दिस इज़ द आंसर, दैट्स वाई A हो जाएगा इसका ऑप्शन। नाउ हेडिंग फॉर द एट्थ में आते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। तो लेट अस स्टार्ट। पहले तो NaBH4 इसको रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता है। तो हमारे पास जो केस है ये है CHO, इसको जैसे ही हम ट्रीट करेंगे NaBH4 से तो NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, तो दैट्स वाई ये हो जाएगा CH2OH। इसमें आप याद रखना कि जो NaBH4 है, NaBH4 ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है। CHO ग्रुप को करेगा, CHO एल्डिहाइड लिखा मैंने, एंड C डबल बॉन्ड O ग्रुप को करेगा, इसको रिड्यूस करता है। और किसको नहीं करता है, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स होंगे, लाइक एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, अमाइड आप हटा दो लिस्ट से, अमाइड में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया और एसिड क्लोराइड हो गया, Cl हो गया एंड एनहाइड्राइड हो गया, C डबल बॉन्ड OR एनहाइड्राइड हो गया, इनको ये रिड्यूस नहीं करेगा। और साथ में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, इसको भी ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये इसका लिमिटेशंस मैंने बता दिया। तो इस यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड था, तो एल्डिहाइड अल्कोहल में रिड्यूस हो गया HH लग के। अब इसके बाद इसको हम सेकेंड स्टेप में SOCl2 से ट्रीट कर रहे हैं, ये रहा SOCl2 दिया हुआ है। इससे जब हम ट्रीट करेंगे तो SOCl2 क्या करेगा, OH को हटा के Cl में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड CH2Cl बन गया, राइट। अब उसके बाद इसको ट्रीट कर रहे हैं बेंजीन एंड AlCl3 से। तो जो AlCl3 है ये क्या करेगा, Cl के लोन पेयर पर अटैक करके इसे भगा देगा और ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफाइल बना रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड ये आ जाएगा CH2 प्लस। और इसको जब हम बेंजीन से ट्रीट करेंगे तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच हो जाएगा, तो इसको हम बेंजीन से अटैच कर देते हैं। दिस इज CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास। नाउ ये B हो गया। अब इसके बाद इसमें DBr, ये DBr दे रखा है, इसको ऐड करते हैं। तो ये मार्कोनी ऑफ एडिशन, यानी आप देखो कि प्लस किस जगह पे ज़्यादा स्टेबल होगा, जहाँ पे प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसमें करते हैं पहले D+ का अटैक। तो इस पर जब D+ अटैक करेगा, मैं रेड यूज़ कर लेता हूँ, D+ जब अटैक करेगा, ये D+ ने अटैक किया और D+ के अटैक के बाद ये कार्बोकैटायन बना। यहाँ पे मैं कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा हूँ, इट इज़
बेंजीन, इससे लगा हुआ है CH2, फिर CH, इसी के ऊपर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया और ये हो गया CH2D। अब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव इस पोजीशन पे आ जाए तो बेंजीन के साथ इसका रेजोनेंस होगा। तो फिर इस केस में हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, 1,2H शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट होते ही हमारे पास जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा स्टेबल वाला वो होगा CH2, CH2D, और इसके ऊपर आ गया प्लस। बस अब इसके बाद लास्ट स्टेप है Br नेगेटिव। नाउ Br नेगेटिव लगते ही हमारे पास अब फाइनल प्रोडक्ट आ गया CH Br है, और ये CH2, CH2D। दिस इज़ द प्रोडक्ट मैच कराते हैं। एंड पे D, बेंजीन के बगल में BrC ऑप्शन मैच कर गया। नेक्स्ट आते हैं, हेडिंग फॉर द नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 मोस्ट रेडिली। तो वही AgNO3 है, ये वही कहानी है कि जिसमें हैलाइड हटा के, हेलोजन हटा के सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वही होगा। तो सभी का हम हटाते हैं। अगर यहाँ से Ag+ हम हटाएंगे, ठीक है, Br को हटा लेगा और इसमें ये कार्बोकेटाइन, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, तो इसका तो तुरंत इसके साथ रेजोनेंस होगा। तो ये तो स्टेबल है भाई, मोस्ट हमें स्टेबल देखना होगा, पहले ढूंढ तो लें कि इसमें रेजोनेंस नहीं है। फिर ये भी हटेगा, इसमें भी रेजोनेंस आ गया, क्योंकि ये CH2+ बना और नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर से इसको स्टेबलाइज करेगा। नाउ थर्ड में ये CH2 है बेसिकली, ये वाला। थर्ड में यहाँ पे जब हम Ag+ ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे भी स्टेबिलिटी आएगी नाइट्रोजन के लोन पेयर से। CH2+ नाइट्रोजन का लोन पेयर है, और ये आ गया हमारे पास स्टेबिलिटी, नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ भी रेजोनेंस में है। यहाँ पे रेजोनेंस में नहीं होगा, यहाँ पे मैं ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करता हूँ। ये हटाते ही प्लस यहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं रहेगा इसके साथ। तो ये तो गया D ऑप्शन। अब बाकी इन तीनों में हम फाइंड करते हैं विच इज़ मोर स्टेबल। तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इस पॉजिटिव के अलावा बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में है, तो इसलिए पॉजिटिव के लिए इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अवेलेबिलिटी पॉजिटिव के लिए कम होगी तो पॉजिटिव को कम स्टेबल करेगा, इसीलिए ये भी रूल्ड आउट। अब इन दोनों में हम देखते हैं, इन दोनों में दोनों ही ज़्यादा स्टेबल कर रहे हैं इसको। अब इन दोनों केसेस में क्या होना है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे रेजोनेंस करेगा और नाइट्रोजन का लोन पेयर भी यहाँ पे रेजोनेंस करेगा। अब दोनों में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो नाइट्रोजन इज़ द बेस्ट डोनर, वो अपने लोन पेयर का बेटर डोनर होगा ऑक्सीजन के कंपेयर में, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण थोड़ा सा पुअर डोनर होगा, इसीलिए बेटर वे में डोनेट करके पॉजिटिव को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। दैट्स वाई B ऑप्शन इज़ करेक्ट, ये मोस्ट रेडिली रिएक्ट करेगा। तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं 10th क्वेश्चन पे, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़। सिंपल है, ये चेक करना है कि कहाँ, किस केस में पॉजिटिव कहाँ स्टेबल होगा। इस केस में जब हम H+ का अटैक कराएंगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये रहा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा H इस पे लग के, तब तो Br- इस पे लग गया। और इसमें जब हम करेंगे तो पॉजिटिव NO2 से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेगा, क्योंकि NO2 के बगल में अगर पॉजिटिव आ गया तो -I इसको लेस स्टेबल करेगा, तो इसीलिए इससे डिस्टेंस मेंटेन करेगा। और डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए इसको ऐसे टूटना होगा ताकि पॉजिटिव इस कार्बन पे आ सके। तो अब की बार जो NO2 यहाँ लगा हुआ है और H इसके ऊपर लग गया और पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, तो इसीलिए Br- जो दूसरी जगह पे होगा वो इस जगह पे लगेगा। तो NO2 के बगल वाले पे Br और उधर CH3 वाले पे Br, यानी A ऑप्शन ही मैच कर गया हमारा। दैट्स वाई A ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज़ द केस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस सेड्जफ प्रोडक्ट। कौन इसमें सेड्जफ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा। तो सेड्जफ प्रोडक्ट टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड फेमस एग्जांपल होता है। क्यों नहीं फॉर्म करेगा बता रहे हैं। एक्चुअल में सेड्जफ का मतलब होता है कि उस कार्बन से हाइड्रोजन को निकाला जाए जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है।
अब कहानी है कि कैसे निकलेगा। ये हाइड्रोजन निकाल के ऐसे Br बनेगा या ग्रीन वाले तरीके से ये ऐसे हट के HBr निकलेगा। तो ये जो होता है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये बहुत ही बल्की बेस होता है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये बेस बहुत ही बल्की बेस है। तो इसके लिए उसी हाइड्रोजन पर अटैक करना इजी होता है जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो इस हाइड्रोजन पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ठीक है, क्योंकि इस हाइड्रोजन के चारों तरफ एक ही ग्रुप है, लेकिन इस हाइड्रोजन के चारों तरफ 3 बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो दैट्स वाई इट विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये एलिमिनेशन होगा, यानी रेड वाले तरीके से एलिमिनेशन होगा, तो ये हॉफमैन मेजर दे देगा, ठीक है। इसके थ्रू होता तो ये सेट्ज़फ मेजर कहा जाता, लेकिन रेड वाले के तरीके से होगा और हॉफमैन्स मेजर आ जाएगा। तो इसीलिए टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हॉफमैन्स प्रोडक्ट देता है, बाकी कोई नहीं देगा। बाकी ये भी अगर आप कराओगे तो ये सेट्ज़फ ही देगा, मोर स्टेबल एल्कीन ही फॉर्म करेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो ये रेजोनेंस में जाएगा C डबल बॉन्डों के साथ, हर जगह वही होना है, सिर्फ यही ऑप्शन रहेगा। तो विल नॉट प्रोड्यूस सेट्ज़फ, ये सिर्फ C ऑप्शन आएगा, बाकी सब जगह सेट्ज़फ होगा। नेक्स्ट आते हैं 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड ये रहा CH2C, ये रहा इथाइलिन ऑक्साइड। कह रहा है 1 पे लगा हुआ है मिथाइल, ये रहा मिथाइल लगा दिया। एक्सेस ऑफ HBr ले रहे हैं, द प्रोडक्ट इज़, तो पहले अब इसका मैकेनिज्म, ये इपॉक्साइड का रिएक्शन है। तो इपॉक्साइड में पहले क्या होता है, ये टूटेगा, ये उसको प्रोटोनेट करेगा। प्रोटोनेट होने के बाद एक जगह से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और उसी जगह से टूटेगा जहाँ पे स्टेबल हो कार्बोकेटाइन। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया OH बना के, और ये रहा इसके ऊपर प्लस दे दिया एंड CH3। तो ये पहला स्टेप हुआ। और इसके बाद Br ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, Br माइनस ने ये अटैक कर दिया, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया सबसे पहला CH Br CH3। अब आफ्टर दैट क्योंकि HBr एक्सेस में है तो फिर हम H+ लेंगे, ये CH2 प्लस CH Br एंड CH3। अब इसके बाद फिर से ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1 to H शिफ्ट, तो ये CH3 C प्लस Br एंड CH3 वी हैव गॉट दिस। उसके बाद अब जो Br माइनस है ये इसके ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। तो दैट्स वाई CH3 C Br CH3, दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट। ए ऑप्शन आ जाएगा इस केस में। एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया, ये हाइड्राइड शिफ्ट इसमें शो नहीं करेगा, इट विल नॉट शो हाइड्राइड शिफ्ट। रीज़न है क्योंकि Br का -I ध्यान नहीं दिया मैंने इसके रेजोनेंस को कंसिडर कर लिया। Br में जो भी हैलाइड्स होते हैं, जितने भी हैलाइड्स, इसमें इंडक्टिव डोमिनेट करेगा रेजोनेंस पे, ठीक है, हेलोजन के लिए सिर्फ होता है, तो इसीलिए इंडक्टिव से ये इसको डीस्टेबलाइज करेगा। दैट्स वाई ये नहीं होगा, आपको यहीं से मोड चेंज करना होगा। ये हटा देते हैं, इसमें क्या होगा, जो Br माइनस है वो इसी स्टेप पे अटैक कर देगा, फॉर्मिंग CH2 Br CH Br एंड CH3 विल बी द आंसर। ये आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट उसी पे अटैक करेगा। तो दैट्स वाई इसमें अलग अलग लगेगा, B ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आते हैं कह रहे ये सब्स्टिट्यूशन का है और एलिमिनेशन का रेट कांस्टेंट है। Z- 2 केसेस लिया हुआ A एंड B, पूछा है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का रेट कांस्टेंट है और म्यू है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। तो A और B, पहले तो ये समझते हैं ये बल्की बेस है, तो बल्की बेस आपको पता है सब्स्टिट्यूशन तो कर ही नहीं पाएगा, तो नो सब्स्टिट्यूशन, ओनली एलिमिनेशन, सिर्फ एलिमिनेशन ये कर पाएगा। और ये दोनों कर पाएगा क्योंकि ये छोटा बेस है, तो ये सब्स्टिट्यूशन भी करेगा और एलिमिनेशन भी करेगा।
दोनों ही करेगा। तो इसीलिए अगर आप सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का रेशियो चेक करोगे तो इसका रेशियो ए के लिए रेशियो ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा, और इसके लिए तो ये ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्ट जीरो होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो इसीलिए इतना तो तय है कि अगर म्यू ए जो कि सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का रेशियो है, तो ए वाले के लिए जो वैल्यू होगी म्यू ए वो ग्रेटर हो जाएगा म्यू बी से। ये तो तय हो गया, ठीक है। अब सिंस ये सिर्फ एलिमिनेशन शो कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका रेट कांस्टेंट एलिमिनेशन का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसमें सिर्फ एलिमिनेशन मेज़र आ रहा है, और वाइल इस वाले केस में एलिमिनेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन दोनों में बंट रहा है, इसीलिए एलिमिनेशन कम आ रहा है। तो इसीलिए जब आप रेट कांस्टेंट को भी कंपेयर करोगे तो फिर के बी इसका ज़्यादा हो जाएगा के ए से। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस केस, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन ज़्यादा होने के कारण सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आते हैं 14th में H+। सबसे पहले HBr से हीट कर रहा है H+, आप इसको ब्रेक कर दो और प्रोटोनेट करो। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस साइड से तो टूटेगा ही नहीं ये बॉन्ड, ये नहीं टूट पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इधर से नहीं टूटेगा। तो एक ही उपाय बच गया इधर से ब्रेक करने का, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इस साइड से ब्रेक होगा और फाइनली हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो ये आएगा OH, और इधर से दिस 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 और CH2+। ये पहला स्टेप हुआ। उसके बाद जो Br- है वो वेट कर रहा है, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये यहाँ पे लगा हुआ है CH2Br। इसको अब हम लगाते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो दिस इज़ OH, दिस इज CH2Br, CH2Br। अब उसके बाद Na लिया है ड्राई ईथर, तो ये अब उड्स रिएक्शन हो जाएगा। तो मैं इसको सीधा करके बनाता हूँ डाउनवर्ड। जितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन है हमारे पास, 3 डॉट्स दिए हैं मैंने, तो 1 2 3, ये 3 कार्बन आ गए। और इधर से मैं लगा देता हूँ CH2Br, और इसका भी Br साथ में लगेगा 2Na उड्स रिएक्शन के लिए, और ये हट गया और इसमें एक रिंग स्टैब्लिश हो जाएगी। तो लेट स्टैब्लिश द रिंग, ये आ गया और इधर आ गया OH। तो दिस इज़ B, इंट्रामॉलिकुलर प्रोडक्ट में ये B हो जाएगा हमारे पास। तो ये उड्स रिएक्शन और पहले जो ईथर है उसका रिएक्शन था। तो फाइनली देखते हैं B क्या है। अच्छा A और B दोनों पूछा है, तो A में 2 Br, OH के बगल में ये आ गया A, और ये 6 मेंबर के रिंग, यानी कि C ऑप्शन इज़ करेक्ट, ये मैच कर गया। नाउ 15th आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, E1 की रिएक्टिविटी पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि किस किस केस में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बन रहा है बीटा एलिमिनेशन करने पे। तो पहले मैंने यहाँ से हटाया, ठीक है, फिर ये इसमें यहाँ से हटाएंगे तो ये रेजोनेंस में आ रहा है, और यहाँ से भी हटाएंगे तो ये रेजोनेंस में आएगा। बीटा एलिमिनेशन करना है, ये अल्फ़ा ये बीटा, इन दोनों जगह पे मैं रेड से डबल बॉन्ड दे रहा हूँ क्योंकि इसको हटाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो इस एग्जिस्टिंग डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा तो एग्जिस्टिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो इसका मतलब B और D के रिएक्टिविटी इतना तो तय है कि A और C से ज़्यादा होगी, क्योंकि A और C में आप अगर कराओगे एलिमिनेशन तो रेजोनेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। अब आते हैं B और D, इनकी आपस में देखते हैं भाई रिलेटिवली क्या होना है इनको, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको अब C को हटा के कार्बोकैटायन फॉर्म करना होगा, क्योंकि एलिमिनेशन में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो जो C ऑप्शन है B वाला, B का जो कार्बोकैटायन होगा वो ये होगा 1 डिग्री। ओरिजिनल कंपाउंड में फिर से इतने डिस्कशन के बाद शो कर देता हूँ। Cl को मैंने हटाया है तो ये बन गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और जो मैं D को जब हटाऊँगा D में Cl को, तो D में जब मैं Cl को हटाऊँगा तो मेरे पास जो कार्बोकैटायन आएगा वो ये आएगा। तो ये 2 डिग्री का है तो इसकी स्टेबिलिटी 1 डिग्री वाले से ज़्यादा होगी, तो दैट्स वाई D विल बी एट द टॉप फॉलोड बाय B। सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी करेंगे। Cl को जब इसमें हम हटाएंगे
तो यहाँ पे 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन होगा, यहाँ हटाएंगे तो 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन होगा। तो सी वाले की रिएक्टिविटी ए से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके बाद सी, इसके बाद ए, ये हो गया हमारा फाइनल ऑर्डर। तो डी, बी, सी, ए, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।